एक बार मुझे बता दो, लास्ट बार क्या पढ़ाया था कल की क्लास में? क्या पढ़ाया था? विद्युत विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिजिक्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये तो पढ़ाया था। ये तो इसके अलावा कुछ पढ़ाया? एक और पढ़ाया था, उसका नाम था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद हम ये पढ़ाया था, पहले ये समझ लो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, एकदम फ्रेश, एकदम नए तरीके से, नया टॉपिक था, क्योंकि आज हम एक जबरदस्त डेरिवेशन करने वाले हैं। वो हर साल पेपर मांगता है, वो भी 3 नंबर। समझ आई बात है? क्या हुआ? 3 नंबर का डेरिवेशन करने वाले, जबरदस्त डेरिवेशन करने वाले, वो हर साल आता। लेकिन उस डेरिवेशन को करने के लिए पहले विद्युत द्विध्रुव पता होना चाहिए, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पता होना चाहिए, और याद भी होना चाहिए। तो क्या कहा? विद्युत द्विध्रुव पता होना चाहिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। कैसा सवाल आया हुआ, 1-2 नंबर में करेगा, उसे तो हम बात करने वाले हैं ही। आया समझ? ठीक, चलो अब हम बात करते हैं कि किसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। पूछा जाएगा एक बच्चे से, जो बताया जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव ना एक ऐसा निकाय या स्थान हो, तो जो विद्युत द्विध्रुव हो ना, वो एक ऐसा निकाय या स्थान हो जिसमें 2 विपरीत आवेश, 1 और 2 विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। एक ऐसा निकाय या स्थान। पूछा कोई तुमसे कि बताओ विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? ये बताओगे विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय या स्थान होता है जिसमें 2 विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। याद रहेगी बात? ठीक है। जैसे HCl, NH3, H2O, ये कैसे उदाहरण हुए? इसमें कहा 2 विपरीत आवेश है। आप तो कुछ और बताए थे कि 2 विपरीत आवेश होने चाहिए, एक दूसरे से कम दूरी पर स्थित होने चाहिए, उनको कहते हैं क्या? विद्युत द्विध्रुव कहते नहीं। तो जो इसमें 2 विपरीत आवेश कहा बेटे, जो H हो ना इस पर धनात्मक आवेश हो, और जो Cl हो ना इस पर ऋणात्मक आवेश हो, और दोनों के बीच की दूरी ना के बराबर हो। समझ में? दोनों के बीच की दूरी ना के बराबर हो। H पर धनात्मक आवेश होगा, Cl पर ऋणात्मक आवेश होगा, दोनों के बीच की दूरी ना के बराबर होगी, इसलिए HCl को विद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। आया समझ में? NH3 भी ऐसा ही हो, H2O भी ऐसा ही हो। यहाँ उदाहरण क्यों बताएं? क्योंकि पेपर में ना 2018 में ना ये सवाल पूछा गया कि विद्युत द्विध्रुव के 2 उदाहरण बताइए। ये विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण जिसमें 2 विपरीत आवेश तो मत दिख गया कभी भी, एक तरफ धनात्मक आवेश एक तरफ ऋणात्मक आवेश, कूद को कहना ये पक्का विद्युत द्विध्रुव। उसके बीच की दूरी बहुत कम भी होनी चाहिए। पता अगर इसके दोनों के बीच की दूरी 1000 मीटर है, ऐसे बताइए, ये काम नहीं चलने वाला। वो बहुत दूरी हो, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर दूरी, वो कहां तक विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा? तो देखो जरूरी नहीं है विद्युत द्विध्रुव होने के लिए ऐसा हो। यहाँ लिखा हुआ धनात्मक आवेश, यहाँ लिखा हुआ ऋणात्मक आवेश, दोनों आवेश है और दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर। कितनी? तो यह अल्प दूरी, तो धनात्मक आवेश क्या है, ऋणात्मक आवेश क्या है, तो दोनों के बीच की दूरी अल्प तो नहीं है, बहुत कम। ये देखो जो HCl इसके साथ चिपका हुआ, H2O लिखा तुमने, H2O हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलेगा ना, दोनों क्या बना देंगे? हाइड्रोजन के 2 अणु मिल जाएंगे, ऑक्सीजन का 1 अणु मिल जाएगा, जल बना देंगे। और जल में देखो हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो और दोनों साथ चिपके हो, कितने कम दूरी हो उनके बराबर। अगर उसमें तुम ऑक्सीजन निकाल दो ना, ऑक्सीजन निकाल दो तो जल गायब हो जाएगा, वाष्पन बढ़ जाएगा, ऊपर भाप बन जाएगा। H2O पानी में देखो बर्तन में गर्म करते हैं ना पानी को, तो वाष्पन को उड़ जाता, उड़ जाता पानी वाष्पन को। यही तो मतलब है उनके जल के और ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनके बीच की दूरी दोनों की बहुत कम हो। और हाइड्रोजन पर कैसा आवेश हो? धनात्मक आवेश, और ऑक्सीजन पर कैसा आवेश हो? ऋणात्मक आवेश, और दोनों के बीच की दूरी क्या हो? बहुत कम। इसलिए हम H2O को ना इसका उदाहरण कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव का। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आया कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय या स्थान होता है जिसमें 2 विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। याद रहिएगा, याद भी रखनी, 24 घंटे दिमाग में पढ़ानी चाहिए। उदाहरण जैसे HCl, NH3, H2O। यहां तो कोई प्रॉब्लम? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। सुनो, हम याद रखना, पूरा फोकस लगा कर रखना। नेक्स्ट हेडिंग मित्रों, नेक्स्ट हेडिंग देख लो। तो विद्युत द्विध्रुव था, अब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंग्लिश में नाम बताओ कोई? इलेक्ट्रिक
डाइपोल मोमेंटम, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मेंटल नहीं मोमेंटम, मेंटल होता है। बहुत आराम से बताऊंगा, यहाँ लिखवाया था नहीं, बस यही तक समझाया था, इसलिए अब लिखवाऊंगा भी, सुनूंगा भी साथ साथ में। बताओ बेटे किसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पता होना चाहिए। मैं एक साथ बहुत सारी बातें बताता हूँ, इतना बताता हूँ जो किताब से भी बाहर चला जाता हूँ बताते बताते, ऐसा समझ लो, और वो बहुत जरूरी हो, हर बार मैं बताऊंगा, कुछ ना कुछ ऐड कर दूंगा, जो मेरे दिमाग क्रिएशन करता रहेगा तो टाइम टाइम पे बताता रहूंगा, समझ में आया बात है। अब पेपर में सारा वही आएगा। चलो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम किसे कहते हैं? पहली बात तो इतना तो नाम सेम है ऊपर का ही, यानी यह बात 25 में ही होगी। प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव हो ना, विद्युत द्विध्रुव हम जान चुके क्या हो, कोई तुमसे पूछे विद्युत द्विध्रुव क्या हो? एक ऐसा निकाय या स्थान हो जिसमें दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। एक ऐसा निकाय या स्थान हो जिसके अंदर दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, ऐसा निकाय या स्थान को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? अब ये भी बता दो गुरु जी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये भी तो बताओ। तो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, यही लिखने वाले यही पता होना चाहिए, आज पता होना चाहिए। ये विद्युत द्विध्रुव नहीं है, दुनिया में कोई भी कभी भी कहीं भी कैसा भी विद्युत द्विध्रुव हो, प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव में चाहे HCl हो, चाहे NH3 हो, चाहे H2 हो, प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव में एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव में एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशियों में दिशा होती है, इसके ऊपर लगाया जाता है वेक्टर। समझ में आया? जो बात मैंने बताई ना तुम बोलकर, इस बात को रिपीट करके दिखा दो। सदिश राशि के ऊपर लगा होता है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो कोई तुमसे पूछा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि हो तो बता दोगे? सदिश राशियां। और सदिश राशियों के अंदर क्या होती है? दिशा। सदिश राशियों के अंदर दिशाएं होती है, और जब सदिश राशियों के अंदर ना दिशाएं होती है तो इसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा लंबाई की दिशा के अनुदिश होती है। लंबाई की दिशा के अनुदिश। दोबारा आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस, प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव में एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, इसमें दिशा होती है, इसकी दिशा लंबाई की अनुदिश होती है, यह लंबाई की दिशा में होती है। समझ में आया? समझ गए आप? ठीक, बताओ दीदी क्या बताया? बताओ मैं क्यों ना मानूं? बताओ। कोई बच्चा अगर नहीं बता पा रहा ना, इसका यही तात्पर्य होता है कि उसका पूरा ध्यान मेरी बातों पे नहीं था, मेरा चेहरा देख रहा था। आया समझ में? इतना सुंदर हो ना मैं, तो तुम्हें देखो यहाँ बैठ के P बराबर सुन लो, ध्यान लगाएगा, P बराबर Q गुना 2L। ध्यान से सुना बेटे सर, तो 2L इसके पर वेक्टर लगाया, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा लंबाई के अनुदिश है। समझ में आया? अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसका जो परिमाण होगा, एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट होगी। ये फिजिक्स एब्सोल्यूट हो, फिजिक्स 2 × 4 = 8 हो ना, तो इसका मतलब फिजिक्स भी ऐसा ही है। फिजिक्स ना प्योरली मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स समझना कभी किसी के बस की आसान बात नहीं है। आया समझ लो, सब दूर भाग का फायदा है। ठीक, माइंड बहुत शार्प हो जाए। एब्सोल्यूट समझते हो, निरपेक्ष, जिसमें कोई त्रुटि ही ना हो। केमिस्ट्री में अपवाद मिलते हैं, फिजिक्स में अपवाद नहीं मिलते। समझ में आया? ठीक। और सोनू भैया और फिजिक्स कभी क्या नहीं होते? गलत। जीतू भैया, सोनू भैया याद रख। आया समझ? तो प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसकी दिशा उसकी लंबाई के अनुदिश होती है। समझ में आया?
प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव में एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, इसकी दिशा उस लंबाई के अनुदिश होती है। इसका परिमाण या माप या मान, परिमाण माप या मान एक ही चीज है। परिमाण क्या है, माप क्या है या मान क्या है? परिमाण माप या मान किसका? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश, किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बेटे लिखवाना ही तो आसान बात हो, याद करवाना यही कहीं दिमाग को डालना ना सबसे बड़ा टैलेंट हो। ऐसा समझो, हाँ बताइए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश तथा, ये सूर्य क्यों नहीं आ रहा? उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, लंबाई नहीं, उन दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर हो रहे हैं। कहां चले जाते हो, कहां हमको देख रहे हो क्या? इतने सुंदर नहीं थो। बताओ दीदी क्या बताया तुम? बताओ क्या बताए? बताओ क्या बताए? का परिमाण किन्हीं दो आवेशों में से एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल के बराबर। शाबाश, वेरी गुड। बताओ क्या बताए? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण। कई गाना थोड़ा ही कहा रहे हो तुम का परिमाण कि गुणनफल के बराबर होता है। इतना आसान नहीं बता सकते। बताओ, मैं 20-20 मिनट एक परिभाषा बिताता हूँ ताकि तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। बताओ भैया, बताओ। दोनों आवेशों में से एक आवेश, उसके बाद बेटे क्या बोल रहे हो? यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड, तू बता। अभी आ रहा हूँ। इस बार जिसने नहीं सुना है ना, कैमरे के सामने बोला बता। अब यूनिया की तुम हकीकत में सुना नहीं, कैमरे सामने आने का मौका मिला। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद होगा? इस सूत्र याद रहेगा। P बराबर Q गुणा P बराबर दो आवेश, P बराबर, अच्छा विद्युत P का नाम विद्युत होना, अच्छा ठीक है, बराबर बराबर। अच्छा दो आवेश थे, एक आवेश है, अच्छा दोनों के बीच की दूरी 12 थी, 12 लिख लो। ये जल्दी पूछता देता रहूंगा, पेपर बता क्या पूछे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। एक बार तो गजब का सवाल पूछा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लिखिए टिप्पणी। राइट द कमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह का सवाल पूछा। आया समझ में? क्या कहा? राइट द कमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लिखिए टिप्पणी। आया? टिप्पणी नहीं, टिप्पणी। अब जब टिप्पणी लिखने हुआ जाना तो परिभाषा भी लिखनी पड़ा, जो डायग्राम भी बनाना पड़ा, ये भी लिखना पड़ा। टिप्पणी का मतलब कमेंट हो, और कमेंट में हम कुछ भी कर सकते, अच्छा भी हो सकता, बुरा भी हो सकता, और सब कुछ कर दो तो बढ़िया ही बात है। अच्छी बातें बता दो, बुरी बातें बता दो, इससे बढ़िया क्या बात है? ये कमेंट, कमेंट नहीं समझते क्या? उसने मेरे पर कमेंट कर दिया, वही बात है। जैसे एक बार में पंचेली को घूम रहा था, मुझे एक लड़की ने कमेंट कर दिया, पता क्या बोल रहा? तुझे देखा तो ये जाना सनम। उसने देखा नहीं देखा, लेकिन मैंने घर आकर अपने कुछ इससे मिले देखा। तो क्या बोल रहा? कमेंट। कमेंट अच्छा था बुरा था वो? गाना गा अंकल बाद में लिखी। P बराबर, आंटी चुप हो जाओ, P बराबर Q इंटू 12। कोई प्रॉब्लम? अभी लिखना सर, तुम परिभाषा खुद लिखोगे, ये नहीं सवाल पूछता। ये पूछा हुआ
कि जो विद्युत द्विध्रुवागुण हो, ये भौतिक राशि तो हो, फिजिक्स के अंदर भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं, जो भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं, तो आप इसका मात्रक बताओ ना, क्या ड्रामा कर रहे हो, इसका मात्रक बताओ, विद्युत द्विध्रुवागुण का मात्रक क्या होता है। जब भी आपको फिजिक्स के अंदर मात्रक निकालना हो, फिजिक्स के अंदर मात्रक निकालना हो, क्या निकालना हो, तो मात्रक निकालने के लिए पता क्या करते हैं, सुन लो ध्यान लगा, जब भी फिजिक्स के अंदर मात्रक निकालना हो, तो मात्रक निकालने के लिए हम सूत्र से मात्रक निकालते हैं। और देखो कैसे मात्रक निकालते हैं, मात्रक को बेटे इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। यूनिट कैसे पहचानेंगे, पी का मान क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो ऐसे पहचानेंगे मात्रक देखते ही। मात्रक के बिना तो कुछ भी नहीं है, मात्रक को कुलाम, कुलाम के नाम का सील देते हैं, डैश लगाया, दूरी के नाप को मीटर में, मीटर हिंदी में लिख दो मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुलाम मीटर किसका मात्रक हो, विद्युत द्विध्रुव होगा, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या हो, कुलाम, डैश लगाया, ये माइनस नहीं है, लंबाई को मीटर में नापते हैं, तो कुलाम मीटर किसका मात्रक हुआ, विद्युत द्विध्रुव। जब भी किसी क्वेश्चन करेंगे ना, मैं कहने लगा ना, तुम इस विद्युत द्विध्रुव के अंदर विद्युत द्विध्रुव का मान 20 कुलाम मीटर है, तो 20 कुलाम मीटर समझ लो, पी का मान दे रखा है। ये जो मात्रक है ना, बहुत कुछ पहचान करवा दे, ऐसा समझ, जो मात्रक हो ना, ये बहुत कुछ पहचान करवाने वाला तुमको, समझ में आया। जिसके पीछे भी लिखा हुआ हो कुलाम और या मीटर लिखा हुआ हो, तो आप पहचान सकते हो, क्या पहचान सकते हो, ये पहचान सकते हो कि ये ना विद्युत द्विध्रुव का मान, आया समझ लो। अभी क्या बताए हम आपको, क्या बताया, ये कुलाम मीटर क्या है, अच्छा क्या पहचानेंगे, किसका मान पहचानेंगे, किसका मान पहचानोगे, पी का मान पहचानोगे आप। जिसके पीछे कुलाम या मीटर लिखा हुआ हो तो समझ जाइएगा तो किसका मान होगा, पी का मान होगा, समझ गए, विद्युत द्विध्रुव का मान होगा। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद हम डायमेंशन पढ़ते हैं, जैसे कहते हैं हिंदी में वीमा, वीमा नहीं वीमा, वीमा भूल जाओ, क्या नाम है, वीमा, वीमा को कहते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन हमेशा इससे निकलती है, जो सूत्र निकाल रहा है, सूत्र के बाद जो मात्रक जो निकाल रहा, इस सूत्र के बाद जो मात्रक निकाल रहे हो तुम, ये वाला, उसके बाद वीमा ही निकलती है। आइए बताते हैं, आवेश की वीमा क्या होती है। आवेश की वीमा होती है 80, डैश लगाएंगे, डैश लगाई बंद है आज से, ब्रैकेट लगाएंगे, इसका दूरी की वीमा होती है एल। एल कक्षा 11 के पहले चैप्टर में वीमा ही पढ़ाई जाती है, क्योंकि एल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ का मतलब लंबाई मीटर, ए का मतलब एम्पियर, टी का मतलब टाइम, समय जो तुम्हारा खराब चल रहा है, ओके। उसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल टी ए, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम यहां तक, कर ले जाओगे। तीन चीज बताए हम आपको, नंबर फर्स्ट विद्युत द्विध्रुव, नंबर सेकंड विद्युत द्विध्रुव तो लिख दोगे, उसके बाद इसका सूत्र, उसके बाद मात्रक और वीमा, ये तीन चार चीज बताओ। डेफिनेशन तो खुद लिख लोगे, मैं लिखवाने वाला नहीं है, और लिखवाना इतना समझाने के बाद मूर्खता होगी, यूट्यूब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज समझ नोट कर लो, इतना ही, दिशा भी लिख देते हैं।
बच्चा लोगों समझ में आया था? एक बहुत ही अलग चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। हे बाबा इधर देखो तो करो। नेक्स्ट इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटे अच्छे तरीके से। अब जब मैंने नोट्स में लिखवाइए, पहली बार लिखवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। और सवाल पूछा जाएगा, पक्की बात है, 100% पता होना चाहिए तुम्हें क्या हो। दूसरी बात होगी आज की, तीसरी बात और नोट वाली बातें सारी सारी सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। क्या तुम जानते हो मान लो परमाणु, ध्यान से सुनना, बहुत आराम से बता रहा हूँ। मान लो परमाणु, ये परमाणु के अंदर नाभिक हो, तुम जानते हो अच्छी तरह, तुमको पढ़ाया हूँ। उसके इसके अंदर बेटे प्रोटॉन हो, इसके अंदर न्यूट्रॉन हो, बाहर बदतमीज हो। इसकी प्रकृति तुम्हारी प्रकृति बिल्कुल सेम, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। क्या तुम बता सकते हो मुझे प्रोटॉन हो इलेक्ट्रॉन हो? ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। प्रोटॉन इतने हो तुम काउंट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन इतने हो तुम काउंट नहीं कर सकते, तबाह हो जाओगे तुम। परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन है वो तो हम निकालने भी सीख रखे हमने। जैसे हमने पूछा तुमसे कि 2He है, 2He है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन हो? 2। जो नीचे रखे ना ये प्रोटॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2। तो जितने प्रोटॉन इतने ही इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जितने एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन हो ना, इतने क्या हो? इलेक्ट्रॉन। ये परमाणु पूरा का पूरा, परमाणु के अंदर नाभिक हो ना, नाभिक के बाहर तो इलेक्ट्रॉन हो, नाभिक के अंदर प्रोटॉन हो, है तो सारी चीज एक के अंदर ही, एक कमरे के अंदर ही। जब कमरे के अंदर ही होगी तो जो इलेक्ट्रॉन हो ना, इलेक्ट्रॉन अभी क्या है? प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन, इतनी कम दूरी हो जाना इनके बीच में, इतनी कम दूरी हो जा, जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन कभी कभी प्रोटॉन के ऊपर संपाती हो जा। इलेक्ट्रॉन भी इस पे रखा हुआ और प्रोटॉन भी इस पे चिपक गया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश हो? माइनस। प्रोटॉन पर कैसा? इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश हो, प्रोटॉन पर कैसा आवेश हो? प्लस। इनकी दोनों के बीच की दूरी ना 0 हो जा। कितनी? 0। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके ऊपर ही चिपक जाता है, ओवरलैपिंग कर गया इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर। ऐसा देखा जा कभी कभी कि परमाणु के अंदर ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के ऊपर कंसिडेंट होती है। कंसिडेंट ही समझते हैं, संपाती। घड़ी पे जब 12 बजते हैं ना, तो छोटी सुई बड़ी सुई के ऊपर चढ़ जाती है, इसे कहते हैं छोटी सुई बड़ी सुई की संपाती हो चुकी। आया समझ में? एक चीज दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, अतिव्याप्त हो जाती है, संपाती हो जाती है। संपाती होने का मतलब उसके ऊपर रखा गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच। जब रखा जाए उनके बीच की दूरी ना के बराबर हो जा, जब उनके बीच की दूरी ना के बराबर हो जाना, इसका मतलब क्या बताया गया था? अच्छा, इलेक्ट्रॉन हो माइनस आवेश, प्रोटॉन में कैसा आवेश? धनात्मक आवेश। और धनात्मक आवेश हो जहां पर माइनस आवेश हो, वो तो विद्युत दूर हो, वो तो विद्युत दूर हो। ऐसा निकाय स्थान हो जिसके अंदर दो विपरीत आवेश हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वो तो विद्युत दूर बताए थे आप। अब आप ये भी बता दो हमको कि इनके बीच की दूरी कितनी हो? जी गुरु जी आपने बताया इनके बीच की दूरी तो 0 हो, इनके बीच की दूरी, इसका मतलब 0 हो, कम होनी चाहिए। देखा तो 0 निकलेगी। अच्छा, 0 निकलेगी। अच्छा, ये तो विद्युत दूर बन गया, ये तो विद्युत दूर होना चाहिए। इसका मतलब परमाणु के भीतर विद्युत दूर बनते होंगे। हाँ, बहुत सारे विद्युत दूर बनते हैं परमाणु के भीतर, तो फिर उनके बीच की दूरी भी होगी। हाँ होगी, और देखते हैं इसके अंदर। तो फिर तो प्रत्येक विद्युत दूर में एक विद्युत दूर आघूर्ण भी होता नहीं। ये परमाणु हो, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर कंसिडेंट हो जाते हैं, संपाती हो जाते हैं। कभी कभी जब हो जाते हैं संपाती हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनके बीच की दूरी 0 होगी। तो हम निकालना चाहते हैं विद्युत आघूर्ण कितना होगा। तो P बराबर सूत्र हो Q गुना कितना? 12, और 12 का मतलब 0 हो, 12 का मान 0 नहीं होगा।
अब बताओ P बराबर में Q गुणा 0, तो P बराबर कितना जाएगा 0। P का नाम क्या बताया था? P का नाम क्या बताया था? तो विद्युत गुण कितना आ रहा है? ये क्या था? परमाणु। प्रत्येक परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। यह बात सिद्ध करके दिखाओ, दिखा दोगे कि प्रत्येक परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 क्यों है? बता दोगे? दिमाग को पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन हो ना, परमाणु हो पूरा का पूरा, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, उनके बीच की दूरी ना के बराबर हो। एक दूसरे के ऊपर कंसिडेंट तो संपाती होती है। जो संपाती हो जाएंगे तो P बराबर क्यू गुणा 12 सूत्र हो, तो P बराबर क्यू होगा तो इंटू 12 का मान तो 0 ही होगा, और 0 होगा तो गुणा करके पता लग गया P का मान 0 आ रहा है, और P का मान 0 आने का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना हुआ? 0। आया समझ? यानी इसका 0 होने का क्या मतलब हो? इसका मतलब परमाणु के अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही नहीं होता है। 0 होना क्या मतलब? कुछ नहीं। इसका मतलब तो बताओ, कोई तुमसे पूछने लगा कि परमाणु के अंदर विद्युत आघूर्ण हो, तुम नो क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो ना, एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? कंसिडेंट होते हैं, संपाती होते हैं। संपाती होते हैं तो उनकी बीच की दूरी कितनी हो जाए? 0। तो फिर विद्युत आघूर्ण कितना होगा? 0। तो बहुत अच्छी बात है। आज तक मैंने नोट्स में लिखा, पहली बार लिखा है, समझ में? पहली बार लिखा है, समझ में आया? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इतना ही नहीं, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा मेरा हर जगह ना, हर बार पढ़ाने का तरीका अलग होगा। जितनी बार पढ़ोगे ना बेटे कुछ भी चीज, उतनी ही बार आनंद आएगा। कभी भी पढ़ ले। आगे चलो, नेक्स्ट। एक नोट्स दिखा देना, 10-12 साल नोट उठा इसमें लिखवाइयो। नोट नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, गौर फरमाएगा, और किसी से पूछ भी लेना, पता लग जाएगा लेवल क्या है, धरातल में धसा हुआ। पूछने लगे ना, प्रत्येक परमाणु का विद्युत आघूर्ण 0 क्यों हो? हवा सरक जाएगी, और 0 होने का मतलब क्या है? हवा सरक जाएगी। लेकिन तू खड़े खड़े बता दो, चलते फिरते, तुम किसी रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ने की, बता सकते सर, और सिद्ध भी कर सको, सिद्ध भी कर सको। अब बताओगे नहीं, बहुत अच्छा बताओगे। नोट नंबर 2, नेक्स्ट। तो यहां बैठने का फायदा, जाओ स्कूल, ले लो मतलब 5 घंटे का रंग। वही बात है, गर्त में चले जाओगे। गर्त पता कैसी हो? एक भंवर हो, भंवर पता भंवर क्या हो? जब नहर में नहाते हैं ना, तो वहां एक भंवर आ जाए, जो इंसान भंवर में फंसता चला जा ना, एक बार फंस गया, एक बार उसके चंगुल तो निकलना बाहर हो जाते, जो निकलना मुश्किल हो जाए, उसमें इंसान फंसता चला जा, और डूबने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो एक बात है, स्कूल को मोह, कभी बड़ी नौकरी नहीं कर सकता स्कूल जाने वाला। रियलिटी बात बता रहा हूँ, यहाँ की शिक्षा गुणवत्ता में कभी कमी नहीं है, बहुत ज्यादा कमी है। संकेत देख लो, समझ में आया? ठीक। 5 टीचर चाहिए स्कूल चलने खातर, और 5 टीचर मेरे जैसे हो। कई बार बता दिया मैं, हिंदी का चाहिए, इंग्लिश का, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, किसी बच्चे को पसंद की जरूरत नहीं है, ऐसे टीचर चाहिए। समझ में आया बात? या 5 जो जबरदस्त कर टाइट चोरी टाइट करेगा, फिर देखना भारत का क्या होगा। हकीकत नहीं है, फिर ट्यूशन नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ने किसी को। सरकारी स्कूल में ऐसे टीचरों का है, टीचर है तो पढ़ाने। पहली बात तो क्या, जब पैसे मिलना स्टार्ट हो जाए ना, तो मुफ्त की खाने की आदत पड़ जाए। पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, थोड़ा पढ़ा दिया, चलता फिरता पढ़ा। इनोवेशन ही नहीं है क्लास में, इनोवेशन है नवाचार जो उत्पन्न हो। टैलेंट को मेहनत नहीं करना चाहता कोई, और एक ही चीज में गिरोह फंस रहे, कोई इसके साथ बात कर रहा, कोई इसके साथ बात कर रहा, कोई इसके साथ, कोई मतलब नहीं है। मुंह कट गया उसका बच्चे का भी, बहुत दूर चला गया हो। 12वीं के 2 साल बाद सिर्फ शादी होगी, कुछ नहीं हो सकता, याद रखना। 2 साल बाद सिर्फ शादी होगी। नोट नंबर 2 देख लो। अभी तुमने जाना कि प्रत्येक परमाणु का विद्युत आघूर्ण 0 होता नहीं, लेकिन कभी कभी हालत बेकार हो जाए। पता क्या हो जाए? अगर हम किसी परमाणु को ना, पता कहां रख कर, ये कौन सा क्षेत्र है? इस परमाणु में उठाओ, यहां रख दो। परमाणु के अंदर नाभिक हो, बाहर इलेक्ट्रॉन हो, अंदर प्रोटॉन हो, प्लस न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। जैसा नोट्स यहाँ का कहीं का नहीं मिलने का, आजमा लेना, कहीं भी सर्च करने में नहीं मिलने का। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र नहीं आता, और विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने किस रख दिया? परमाणु। ये परमाणु ही तो रख दिया परमाणु, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे ना,
प्रोटॉन जो एक दूसरे ऊपर कंसिडेंट थे धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे। और तुम्हें बता जब किसी के बीच की दूरियां बढ़ जाए तो क्या है, इसकी तो जानकारी होगी, ये जानकारी तुम जानकारी की। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन थे ना, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, जैसे हमने से परमाणु को उठाया और विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी बढ़ने लगी। पहले उनके बीच की दूरी 0 थी, अब दूरी बढ़ने लगी, कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। और जब ऐसा होगा ना तो परमाणु के अंदर भी फिर विद्युत द्विध्रुवागुण होगा। क्यों? जब दूरी 0 हो ना तभी तो विद्युत आगुण 0 होगा। अगर इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी हो तो होगा। आया समझ में? जैसे HCl का नाम सुना तुमने, किसका? ये H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, इनके जो बीच की दूरी है ना वह 1 एंगस्ट्रॉम हो। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात माइनस के 10 मीटर। इसका मतलब भी पता नहीं 1 एंगस्ट्रॉम का 10 की घात माइनस 10 मीटर का क्या मतलब है, ये पता नहीं क्या हो। 1 मीटर का मतलब पता कितना बड़ा होगा 1 मीटर, तभी बताता हूं उसका मतलब क्या हो। सुन लो, ध्यान लगाकर, बस इसे आते रट्टे मारो, इतनी दूरी हो। एक क्या इसका मतलब हो, इसे मैं ऐसे लिख सकता 1/10 की घात 10, 1/10 की घात 10 लिखेंगे। 10 की घात 10 का मतलब 10, इसके जगह 10 जीरो, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। इस एक के ने 1 मीटर के, इस 1 मीटर के इतने हिस्से करने हैं। कहीं लिखा हुआ 5/2, इसका मतलब क्या हो, इस 5 के 2 हिस्से करने हैं तो 2.5 हो। एक के ने इतने हिस्से करने हैं और जो एक हिस्सा होगा ना इतनी दूरी है। मतलब मान लो 1 मीटर की कोई रोड ले ली यहां तक के, उसके इतने सारे हिस्से करके दिखाऊंगा, 1 2। आज मैंने कहा मेरा हाथ यहाँ तक 2 भागों में बांट कर दिखाओ, इतना इधर इधर, ये 2 भागों में बांटा, इतने भागों में बांट कर दिखाओ मेरा हाथ। जो एक हिस्सा बचेगा ना वो दूरी कहलाएगी, एक एंगस्ट्रॉम। आया समझ? कितनी कम दूरी हो रहा है, और इतनी कम दूरी होगी, अल्प दूरी नहीं होगी, और अल्प दूरी होगी तो विद्युत द्विध्रुवागुण नहीं कहलाता। विद्युत द्विध्रुवागुण होगा नहीं, ये तो बताना चाह रहा हूं। तो आ जाओ फिर तीनों बातों पर, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, तीनों बताई, तीनों सुनो। पहला, क्या तुम विद्युत द्विध्रुव के बारे में बता सकते हो? किसी को भी बता सकते हो? क्या भूलने लायक चीजें क्या है? क्या तुम बता सकते हो कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? बता सकते हो? क्या तुम ये बता सकते हो क्या इसका मात्रक विमा क्या हो, सूत्र क्या हो? क्या तुम ये बता सकते हो कि परमाणु का विद्युत द्विध्रुव कितना हो? 0 हो। क्या तुम ये बता सकते हो कि परमाणु का विद्युत द्विध्रुव 0 क्यों हो? क्या तुम बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। मेरा वीडियो सुनने के बाद तो आराम से बता सकते हो। ऐसा समझ लो, ठीक। उसके क्यों होता है बस ये पता लगता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे पर जाते हैं, कोइंसिडेंट संपाती होते हैं। संपाती क्या होते हैं? संपाती। ऐसा तो इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी? कितनी? 0। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 0। तो फिर यार इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना जाएगा? 0। अभी तो बताया था, फिजिक्स ऑलवेज एब्सोल्यूट। फिजिक्स हमेशा निरपेक्ष होती है, इसमें त्रुटियां ना के बराबर होती है। 12th क्लास 11th क्लास बच्चे के पास इतना भी टाइम नहीं होना चाहिए कि वो टाइम को बर्बाद कर सके, नहीं तो टाइम से बर्बाद करता है। 12th क्लास में 12 घंटे पढ़ाई, 11th क्लास में 11 घंटे पढ़ाना चाहिए। मैंने 11th और 12th में, 11th क्लास में मैं 12th क्लास से ज्यादा पढ़ा था। 11th क्लास में मैं 18 घंटे की पढ़ाई करता था, क्योंकि मुझे IIT का एग्जाम क्लियर करना था और मेरा हुआ भी था। छोड़ दिया, लालच था ना, बॉम्बे नहीं जाना था मुझे, रुड़की में नंबर जाना, किस्मत हो। आया समझ? 12th क्लास के बच्चों को इतनी पढ़ाई करनी चाहिए, जबरदस्त लास्ट मौका है पढ़ने का। 11th और क्लास में 12th क्लास जबरदस्त तरीके से बितानी चाहिए, जिंदगी सिक्योर होने वाली। रास्ता तुम्हारे पास है, रास्ता तुम्हारे पास, 2 रास्ते जाओगे, लव स्टोरी की तरफ मुड़ जाओ या फिर पढ़ाई की तरफ मुड़ जाओ। अलग दुनिया हो, फिर वो नए नए माहौल तलाश सका कि पढ़ाई कैसे होगी। जो मैं इस साल नहीं कर पाता इस साल करके दिखाऊंगा, जो मेरे से पिछले साल नहीं हुआ मैं इस साल करके दिखाऊंगा। इस साल मेरा नंबर भी आएगा और मेरी जॉब भी लगने वाली, वो मेरा नाम भी रोशन होगा। इंस्टाग्राम चलाकर या फोन चलाकर ना, जैसी सोशल मीडिया ऐप वगैरह वगैरह, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 4-5 दिन के चौंचले बाजी हो। आया समझ में? 4-5 दिन की दुनिया होने की, समझ पाया? जो चीज बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए ना, ये चीजें से बहुत आसानी से प्राप्त हो तो मैं उनकी खुशियां पल भर की हो। समझ में आया बात है? क्या कहा? जो चीज बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए ना, उनकी खुशियां बहुत पल भर की हो। कैसी हो? पल भर की। हकीकत बता रहा हूं तुम्हारा, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं तुम्हारे साथ। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? तो बताओ क्या
परमाणु का एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, क्या परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा जीरो होगा क्या? कैसे होगा फिर? हमेशा जीरो नहीं तो उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा आएगा? अगर हमने परमाणु को उठाया और कहां रख दिया एक समान विद्युत क्षेत्र, तो उसका परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो जीरो था ना, वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, चाहे कुछ भी हो। ऐसा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे। किसके कारण? विद्युत अपक्षेत्र के कारण। यहाँ एक समान विद्युत अपक्षेत्र। टाइम बताओ। नो? हेलो बॉस, अब ना लिखना कैसा? सुन लो ध्यान रहेगा, मैं समझा रहा हूं कैसे लिखना। ये वाला नोट फिर को कैसे लिखना, यहां से सब बता चुके हैं कैसे लिखना, और यहां तक कैसे लिखना एक बार बोल के बता रहा हूं। लिखवाने का टाइम नहीं है मेरे पास, वहां से भी लिख सकते हो, वैसे भी तुम्हारी समझ में आ चुका। नोट नंबर फर्स्ट में क्या लिखना? ये वाला डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाओगे उसमें देख लो, एक बार रिपीट बताओ कैसे लिखना। ये वाला डायग्राम बनाओगे, उसके नीचे परमाणु लिखोगे, उसमें लिखोगे ऐसे, प्रत्येक परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदैव शून्य होता है। एक बार आई रिपीट अगेन, प्रत्येक परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदैव शून्य होता है। क्योंकि क्योंकि ये वाला डायग्राम बनाओगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये बनाओगे, ये वाला डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन भी इसके ऊपर, प्रोटॉन भी इसके ऊपर, ऐसा डायग्राम बनाओ ताकि तुम समझ सको। अगर तुम समझ चुके ना तो तुम दूसरों को भी समझा दोगे, वो देखते समझ जाएगा। जबरदस्त तरीके पकड़ा इसकी। फिजिक्स मानो विदाउट डायग्राम पढ़ाई हो ही नहीं सकती, ना के बराबर पढ़ाई है। मैं देख रहा बच्चों, मेरा पहले डेरिवेशन कर दिया बोर्ड को, उसके बाद डायग्राम बना रहा है। बता कैसा मास्टर है? डायग्राम बातों बना रहा है, पहले थ्योरी लिख दी पूरी की पूरी, यहाँ डायग्राम बातों बना रहे। होता नहीं ऐसा ही, ऐसा ही हो रहा है। कहा तो तरक्की हो जाए, ऐसा समझ। मुझे तो 12वीं क्लास में ये भी नहीं पता था क्या हो ये सब ड्रामेबाजी, बहुत दूर, कोसों दूर, मतलब ही नहीं किसी का। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इतना पढ़ने का मौका मिला। आज की जब मैं जनरेशन को देखता हूं ना, तो 10वीं 12वीं के बाद उनकी हालत बहुत खराब है, लड़कियों की बहुत बुरी हालत है, सच में ये बता रहा हूं तुम्हें। बात समझ में आई? लिख दे जाओगे इसमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के संपाती होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के संपाती होता है, उनके बीच की दूरी ना के बराबर होती है। ना के बराबर कहते हैं नगण्य, निग्जेबल, नगण्य। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी निग्जेबल होगी, जब निग्जेबल होगी तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद ये लिखेंगे P इज इक्वल टू Q into 2L, 2L की वैल्यू 0 रख दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो P की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरह लिख देंगे, समझ ये बात है? क्योंकि मैं सारा साल लिख दोगे, यहां तक तुम्हें समझ में आ रहा है। ये नोट लिख लोगे, नहीं लिखोगे तो यूट्यूब से जाकर लिख लेना। ऐसे समझ लो। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में क्या लिखने वाले? जरूरी नहीं, याद रखना, जरूरी नहीं कि प्रत्येक परमाणु का हमेशा विद्युत द्विध्रुव 0 हो। यदि किसी परमाणु को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसका उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। दोबारा आई रिपीट अगेन, हमें जरूरी नहीं कि प्रत्येक परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा शून्य हो। यदि किसी परमाणु को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। बताओ यस सर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? इतना बताओ, समझ में आया नहीं? रफली नोट कर लो, फिर भी रफली नोट कर लो।
ऐसे कोई बच्चा बता सकता हूँ मुझे? जो चल पहले वो तो हट तुम्हारी वाट लगाऊंगा। अरे हो दीदी हो, समझ में आ रहा था तारा को? समझ में आ बेटे? ऐसे पढ़ाते तुम्हारे मास्टर? और कैसे पढ़ा? कैसे डेप्थ में जाते ऊपर ऊपर घूमना? कर लिया? एक सवाल पूछूं तुमसे, देखते कितनी बुद्धि तुम्हारी। दिल उतारो फटाफट। मुझे बेटे एक सवाल बता दो आज। इसका विद्युत द्रव्यमान कितना था? परमाणु। परमाणु उठा कहां लेके चले गए? परमाणु को उठाया और ले गए एक समान विद्युत क्षेत्र ले गए, तो उसका विद्युत द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा, आ जाएगा उसके अंदर विद्युत। क्यों आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दूर हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? ये तो पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दूर हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे? कारण बताओ ना। है विदाउट आर्गुमेंट यू आर नॉट टॉकिंग इन द फिजिक्स सब्जेक्ट। तुम बिना आर्गुमेंट के, बिना तर्क के फिजिक्स में बात ही नहीं कर सकते, मतलब ही नहीं बैठता। इसमें हर चीज में क्यों आना? मुझे बता दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दूर क्यों चले जाएंगे? किस बेस पर ऐसा क्या रे? अभी मैं आंसर तुम्हारे मुख से निकलवा दूंगा, अभी जस्ट देखो, अभी तुम्हारे मुख से आंसर निकालो। इस मामले में बहुत तेज हूं। आयो क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है, तूने ही जीवन में लाया था मेरे अंधेरा। हाँ मुझे क्या है? जब हम बाहर से किसी परीक्षण आवेश किस में रख देते हैं, किसी परीक्षण आवेश किस पर रख देते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो उस पर एक बल कार्य भी करने लगा। क्या करने लगता? अब बल का मतलब क्या हो? इसे परे को ले जा सके, पास भी ला सके, यही खास बात। इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक आवेश हो, प्रोटॉन को धनात्मक आवेश होता नहीं है, तो आवेश ही। और आवेश को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो उस बल भी कार्य करने लगा। अब बल कार्य करेगा तो इधर उधर भाग होगा। बोले यस सर, समझा करिए। हर पिछली चीज में यूज होगी, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो तुम ना पढ़ी हुई और उसमें यूज होगा। पता लग गया? जब एक समान किसी परीक्षण आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते तो बल नहीं लगता क्या? और जो बल हो उसका सूत्र हो F बराबर Q नॉट E। ये भी लिखा रखा है मैंने, कॉपी खोल के देख लेना, लिखा है बराबर Q नॉट E। तो इसका ये मतलब होगा जब किसी परीक्षण आवेश कोई सा भी आवेश हो, जब कभी भी मुझे एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दोगे, आवेश कोई सा भी हो, जब उसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दोगे तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। तो ये तो बताया कि परीक्षण आवेश था, परीक्षण आवेश क्या मानना? आवेश ही हो, इस पे भी आवेश है, इस पे भी आवेश है, इस पे धनात्मक, इस ऋणात्मक, उठा के रख दिया तो बल नहीं लगेगा। और वो बल कैसा भी लिख सको, पास भी ला सको, जो पास थे ना उनके उसके बीच में प्रतिकर्षण बल लगाया और दोनों को दूर कर दिया और जुदाई आ गई उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। धनात्मक आवेश उस पर प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश,
दोनों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगी, जब कुछ ना कुछ होगी तो विद्युत द्विध्रुव होगा, और विद्युत द्विध्रुव होगा तो प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव के अंदर विद्युत द्विरागुण होगा, और विद्युत द्विरागुण का मान P बराबर Q गुणा 12 निकाल सकते हैं। उदाहरण योगी है HCl है समझ लिख लो। ये वाला डायग्राम बना दिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आज की फिजिक्स क्लास हम यही रोक रहे। कल हम पता क्या करने वाले, कल हम पता क्या पढ़ने वाले मित्रों, इधर कल हम पढ़ने वाले जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन यू मेरे डेरिवेशन नंबर 2 हो, डेरिवेशन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जानेंगे कि जो फिजिक्स हो ना, इसके अंतर्गत ध्यान से सुनना मित्र, इधर ध्यान से, कि अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युत अक्षीय की तीव्रता ज्ञात करना है, कौन सा सूत्र? निरक्षीय स्थिति में विद्युत अक्षीय की तीव्रता ज्ञात करना है, कौन सा सूत्र? अक्षीय स्थिति में विद्युत अक्षीय की तीव्रता कैसे निकालते हैं, निरक्षीय स्थिति में विद्युत अक्षीय की तीव्रता कैसे निकालते हैं? निकाल लेंगे विद्युत अक्षीय की तीव्रता ही, जो तुम्हें डेरिवेशन करवाया था ना, वो काम आने वाला कल। आज हर अगली चीज पिछले वाली चीज से जुड़ा होगा, यानी तुम मेरे साथ 1 साल तक कंटिन्यूटी बनाकर रखनी होगी। देख लो मैं कैसे अपना 1 साल वैसे बिता देता हूँ पढ़ाते पढ़ाते वैसा। ऐसा समझ, और आज तक नहीं थका मैं, कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ना अच्छा लगा, मेरा फैशन ऐसा समझ। और मैं पढ़ाई को ना स्टूडेंट्स का फैशन बनाना चाहता हूँ। और जब तक नहीं बनने का नहीं हो, तो वो खेल नहीं लगने का, तो मजा नहीं आने का, इंटरेस्ट नहीं आने का, कोई फायदा नहीं है। इंटरेस्ट तभी आएगा जब घर जाकर पढ़ोगे, ट्यूशन आने में मन लगेगा। घर जाकर नहीं पढ़ोगे ना तो मन नहीं लगेगा। नकारात्मकता ना हमेशा दूर रहना होगा, निगेटिव लोगों से, निगेटिव माहौल से हमेशा, हर लड़की को, हर लड़के को। ऐसा समझ, सबसे बेस्ट पता क्या हो? सबसे बेस्ट है अपना घर, अपने पेरेंट्स, घर बैठ कर ना रात भर पढ़ो। उससे बेस्ट दुनिया में कोई काम नहीं है। कुछ कर लेना, अंतिम समय में उसको जगह बैठना पड़ेगा, पहले बैठ जाओ। कोई भी चीज बता, 2 हालत, कोई भी चीज, कोई भी इंसान 2 हालतों में समझ में लगता है। किसी चीज की कीमत 2 तरीके से पता लगती है, किसी भी चीज। नंबर फर्स्ट, एक तो उसे पाने से पहले, नंबर 2 उसे खोने के बाद। किसी भी चीज की कीमत ना 2 तरीके से समझ में आती है। नंबर फर्स्ट, एक तो उसे पाने से पहले, दूसरा उसे खोने के बाद। अभी समझा रहा हूँ, फिर मौका नहीं मिलने का, पक्की बात।